हेलो स्टूडेंट्स। विश्व में युद्धों का इतिहास बहुत पुराना रहा है और ऐसे कई सारे युद्ध हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। आज क्लास 10th के फर्स्ट लेक्चर में हम अमित सर से बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो अमित, ये बताइए कि इस वॉर का क्या रीज़न था, क्या इसके कॉजेज़ थे, ये कब शुरू हुआ और क्या इसका परिणाम रहा? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जहाँ जानते हैं कि हमारे 10th क्लास में पहला जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। तो कुछ सवाल यहाँ अक्षय सर ने पूछे हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये शुरू कब हुआ, रीजंस क्या क्या थे। तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में 1914 और ये ख़त्म तो 1918 में हो गया था, लेकिन जो उसकी ट्रीटीज़ थी वो जो है 1919 तक साइन हो रही थी और उसमें जो शांति वार्ता जिसको कहते हैं वो एक साल और उसने जो है अपना समय लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉर कम्प्लीटली एंड हुआ 1919 में। दूसरा सवाल अक्षय सर का था कि इसके कॉजेज़ क्या थे। कॉजेज़ बताने से पहले मैं यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वॉर यूरोपियन देशों के बीच में हुआ था। यूरोप जैसा कि आप जानते हैं एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप के जो देश हैं ज़्यादातर वही देश अब आप कह सकते हैं बाय द स्टार्टिंग ऑफ 17th सेंचुरी इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया था और 19th सेंचुरी आते आते तक पूरी दुनिया एक तरीके से कहा जाए तो इनकी कॉलोनी बन चुकी थी। एशिया कहिए चाहे अफ्रीका कहिए प्रोडक्टिव कॉन्टिनेंट जो थे जहाँ से इनको रॉ मटेरियल और लेबर इजीली मिल सकता था, उस कॉन्टिनेंट के सारे देशों को लगभग इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना दी थी। और कॉलोनी बनाने के लिए इनमें अब होड़ लग गई थी, अब क्योंकि कॉलोनीज़ की संख्या कम हो गई थी 19th सेंचुरी के आते आते, तो कॉलोनीज़ बनाने में एक होड़ सी लग गई थी। एक रेस जो है वो स्टार्ट हो गया था, उसमें सारे यूरोपियन देशों ने पार्ट ले लिया था। आप स्पेन कहिए, फ्रांस कहिए, ब्रिटेन कहिए, जर्मनी कहिए, इन सारों ने पार्ट ले लिया था। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यूरोप में आया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से एक जो मेजर चेंज आया सोसाइटी में वो ये था कि लोग एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कैपिटल उनके पास ऑलरेडी था तो उन्होंने ज़ोर दिया लेबर और रॉ मटेरियल। तो लेबर और रॉ मटेरियल जितना चीपली आपको अवेलेबल हो जाता है, सामान को बेचने पे उतना प्रॉफिट आप बना सकते हैं। सही है। तो ये चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल की खोज इन देशों को अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट तक ले आई, जिसके कारण ये हुआ कि जब वो यहाँ आए और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स अथाह है, बहुत ज़्यादा है, तो उनको यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि एक तो वो रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं यहाँ से और चीप लेबर्स भी ले सकते हैं यहाँ से। तो उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और रेस जो है वो स्टार्ट हो गई। यही रेस आगे जाके एक दूसरे के बीच में आप कह सकते हैं कि जो दुश्मनी तैयार हुई उसका मूल कारण यही था। यूरोप में हुआ ये कि बहुत सारे देश आपस में सीक्रेट ट्रीटीज़ बनाने लगे। सीक्रेट ट्रीटीज़ से ये मतलब होगा कि आगे बढ़ने से पहले अमित सर एक चीज़, ट्रीटी का क्या मतलब है? ट्रीटी को आप कह सकते हैं संधि या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये दो या दो से ज़्यादा देश मिल के बैठ के आपस में बनाते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा कई बार होता है कि कुछ बच्चे आपको ज़्यादा पसंद आते हैं एज अ स्टूडेंट और कुछ जो हैं आपके सोच से तालमेल नहीं रखते, तो आप उनके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा नहीं करते। कुछ बच्चों के साथ आप दोस्ती कर लेते हो और ये कहते हो कि भाई तुझे कोई परेशानी होगी तो मैं मदद करने के लिए हूँ और अगर मुझे कोई परेशानी है तो मुझे आपकी सहायता चाहिए। उसी प्रकार से ये यूरोपियन देशों ने संधि यानी कि ट्रीटी बनाना शुरू किया, जिसमें दो या दो से ज़्यादा देश कनेक्टेड थे। अब इसमें हुआ ये कि ये प्रॉमिस वहाँ पे रखा गया या किया गया कि अगर ट्रीटीज़ में शामिल सभी देश में से किसी भी एक देश पे
कोई हमला होता है तो उस ट्रीटी में शामिल सारे देश उसकी बचाव के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड यहाँ तैयार हो रहा था और इसका अल्टीमेट कॉज क्या था हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो वैचारिक समानताएं और वैचारिक मतभेद बिल्कुल। यही जड़ रही हैं बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध की। आगे जो अगला सवाल है आपसे, कॉजेस तो आपने बता दिया, डेट्स भी आपने बता दिया, अब इसमें इस चीज़ पर प्रकाश डालिए कि किन देशों के बीच में आपसी मतभेद ज़्यादा थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1881 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके बीच आपसी तनाव बढ़ गया था। तो क्या 1881 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो आपसी मतभेद थे वह भी इस प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए यहाँ देखने वाली बात यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो देशों का यूरोप पे काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट था। फ्रांस को तो ऐसा कहा जाता था कि अगर फ्रांस को ज़ुकाम हो जाए तो सारे यूरोप को छींकें आनी शुरू हो जाती है। फ्रांस का इतना इम्पॉर्टेंट रोल जो था वो यूरोप में था। तो सबसे पहले यूरोप से बाहर निकलने वाले देशों में आप स्पेन को शामिल कर सकते हैं, पुर्तगाल को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा सक्सेस ब्रिटेन और फ्रांस को हासिल हुआ। लेकिन बाय द लेट 18th सेंचुरी और आप कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जर्मनी साइंटिफिक डेवलपमेंट में इन सब देशों को पीछे छोड़ के बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के बावजूद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने के बावजूद जर्मनी के पास कॉलोनीज़ की कमी थी, क्योंकि ये कॉलोनीज़ पहले ही फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल इन सब देशों के द्वारा हथिया लिया गया था। तो जर्मनी का ऑटोमेटिकली एक राइवलरी शुरू हो चुका था फ्रांस या ब्रिटेन के साथ, आप कह सकते हैं। और ये 1881 की जो आप बात कर रहे हैं, तो 1881 की जो ये राइवलरी है, ये मुख्य कॉज है वर्ल्ड वॉर का। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। ये राइवलरी ही आगे जाके बड़ी हुई और कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी दोनों के मन में। और ऑस्ट्रिया हंगरी, उस समय ये कंबाइन देश थे, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया ने इनको आमने सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। वो कैसे निभाया वो हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दो देशों के, दो पड़ोसी मुल्कों के आपसी तनाव के कारण ही विश्व युद्ध की संरचना तैयार हुई थी। आज की वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।